तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। मैं आपका प्यारा वरुण भैया स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म हाई स्कूल टॉपर्स पर। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं आज आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का एक वन शॉट नहीं गन शॉट। क्या? वन शॉट नहीं गन शॉट। इस गन शॉट में हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ए टू जेड लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम उसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक, एक एक चीजों को हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या है। तो आज की इस क्लास में हमारा सबसे पहला टॉपिक आ गया है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो एक चीज याद रखना बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं हमारे आसपास और सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से होती हैं, जो कि हमें देखने को मिलती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये वही चीजें हैं या वो चीजें नहीं हैं। जिनमें से पहला हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, चलो इसको एक इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, क्या तुम लोगों ने कभी किसी कागज को फाड़ा है? तुम कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल फाड़ा है हमने। क्या तुम लोगों ने कभी किसी बर्फ को पिघलते हुए देखा है? तुम कहोगे हाँ भैया हमने बिल्कुल देखा है। तो क्या इन सब प्रक्रियाओं में से क्या कोई नया पदार्थ बनता है? क्या तुमने देखा कि मैंने कागज फाड़ा और कागज से वो बन गया लोहा? क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता। क्या तुमने देखा बर्फ पिघली, बर्फ पहले बर्फ थी, बर्फ पिघलने के बाद सोना बन गई? ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब कोई भी चीज अगर किसी की भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। वह पदार्थ केवल अपनी अवस्था, रंग और आकार में ही परिवर्तन करता है, परंतु इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन जितने होते हैं सारे के सारे अस्थायी परिवर्तन होते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, पर सोचो, अगर तुम लोग लकड़ी जला दो, ठीक है, लकड़ी जला दिया तुमने तो लकड़ी क्या होगी? जल के राख हो जाएगी। ठीक है, लोहे लोहे को देखो, लोहे को अगर तुम एक हफ्ते पानी में छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे परिवर्तन, जैसे ले लो दूध से दही का बनना। ठीक है, अगर दूध रखा रहता है तो खट्टी खट्टी दही बन जाती है, दही बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या इन सब अभिक्रियाओं में पहले भौतिक परिवर्तन में, जैसे हम लोग भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे थे, भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था कि चीजें बदल जा रही थी, अवस्था परिवर्तित हो रही थी। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो इसमें अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही, इसमें अणुओं में परिवर्तन हो रहा है और अणुओं में परिवर्तन की वजह से कोई एक नया पदार्थ बन जा रहा है। और इन सारे बदलने वाले पदार्थ को हम वापस से पहले जैसे परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम इनको पहले जैसा परिवर्तित कर सकते थे। समझ में आया? जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अगर एक बार वो परिवर्तित हो गए तो दोबारा से उनकी पूर्वभूत अवस्था में वापस नहीं आ सकते। ठीक है, अब मेरी बात समझना। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि भौतिक गुण जैसे हो गया हमारा क्या? अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो रही है, रंग बदल रहा है और आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन, जैसे देखो बर्फ पिघली, यहाँ पे क्या है? बर्फ है। अब ये बर्फ पिघलेगी तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, और उस पानी को हम दोबारा से जमाएंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई भौतिक परिवर्तन हुआ? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने, पानी ने क्या किया? अपनी अवस्था परिवर्तित की। पहले वो बर्फ था, बर्फ से क्या बना? पानी बना, और फिर दोबारा पानी से हमने क्या बनाया? उसको बर्फ बनाया। ठीक, ये क्या हुआ? इसकी अवस्था परिवर्तन हुई। अब देखो यहाँ कागज था, कागज को हम लोगों ने क्या किया? कागज को हमने उसके छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। देख रहे हो, ये एक छोटा टुकड़ा, ये एक छोटा टुकड़ा, ये एक छोटा टुकड़ा, ये एक छोटा टुकड़ा, ये एक छोटा। हमने क्या किया? कागज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अगर हम किसी कागज को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हैं बेटा, तो वो उसका आकार में परिवर्तन हुआ, तो वो भी हमारा क्या हुआ? एक टाइप का, वो भी हमारा एक टाइप का वो क्या? भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये एक अस्थायी परिवर्तन तथा उत्क्रमणीय है। अस्थायी मतलब क्या है? ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। हम कुछ
प्रक्रियाओं को करके या कुछ अभिक्रियाओं को करके या कह सकते हो कुछ परिवर्तन करके हम इसे इसकी पुरानी अवस्था में वापस से लाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। कह रहा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ मूल रूप से एक नया पदार्थ में बदल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मान लो हमने लकड़ी जलाई, तो लकड़ी थी, लकड़ी पहले वुड थी, तो जलाया, कंबंशन हुआ उसका, तो क्या बन गया, राख बन गया। दूध था, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है एक तरीके का। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन। ठीक है, इस वर्ड को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन बदल जाने का मतलब ये है कि दो तत्व आपस में मिलेंगे, उन दोनों तत्वों के आपस में मिलने से उनमें बहुत रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन से ही वो एक किसी भी नए उत्पाद को बनाएंगे। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ये क्या होता है, स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होता है। अगर एक बार हमने किसी नए पदार्थ को बना दिया तो बेटा हम दोबारा से उसको उसकी पुरानी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम लोग को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी समस्या, मैंने बता तो दिया भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, लेकिन तुम लोग पहचानोगे कैसे कि भैया यही हमारा भौतिक परिवर्तन है और यही हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। तो परेशान मत हो, उसके लिए भी मैं सब कुछ लेके आया हूं तुम लोग के लिए। ठीक है, देखो इधर, अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ती है पहचानने की कि हम कैसे पहचाने भैया कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन, देखो भौतिक परिवर्तन पहचानना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तुम उसमें देख सकते हो क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर वो ठोस है तो सॉलिड, हाँ मतलब सॉलिड है, या कह सकते हैं हिंदी में ठोस है, तो ठोस से किस में परिवर्तित होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। और अगर द्रव है तो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा। अगर इसमें परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर जब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा बच्चा, रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा गैस का निकलना। अगर कोई दो तत्व आपस में जुड़ रहे होंगे तो उन दोनों तत्वों के आपस में जुड़ने की वजह से क्या होगी, वहां पे गैस रिलीज होगी, गैस निकलेगी। तो वो हमारा क्या आएगा, रासायनिक परिवर्तन की पहचान है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्थायी रंग बदलना। रंग बदलना, जैसे लोहा है, ठीक है, मान लो लोहा है, अगर लोहा हमारा क्या है, भूरा हो जा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम तक अगर वो वातावरण के कांटेक्ट में रहता है, नमी में आता है, तो बेटा वो क्या हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये भूरे रंग में परिवर्तित हो रहा है तो वो हमारा क्या है, रंग में परिवर्तन है, स्थायी रंग में परिवर्तन। ठीक है, फिर आता है ताप में बदलाव। ठीक है, ताप में बदलाव क्या होता है, ताप का बदलाव कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जब देखो हमने क्या किया, कोई भी अगर मान लो हमें उत्पाद बनाना है या कोई भी किसी भी कंपाउंड में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो दो अभिकारक के मिलने के बाद ही तो कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। जो उत्पाद बन रहा है तो उस उत्पाद के बनने में ही उस यौगिकों का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तापमान में परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अजीब गंध या स्वाद आना। जैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है खाने का सड़ना या दूध का खट्टा होना। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि दूध या कह सकते हो खाना काफ़ी लंबे टाइम तक अगर बाहर रखा रह जाता है तो वो अजीब सी स्मेल करने लग जाता है। तो अजीब सी स्मेल ही इसी वजह से करता है क्योंकि बेटा उसमें क्या हो रहा होता है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, कह रहा है रोशनी या आवाज का पैदा होना, जैसे पटाखों या आग जलना। ठीक है, अब समझना मेरी बात, रोशनी या आवाज, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। ठीक है, पटाखे जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, और उस रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही तेज रोशनी और तेज आवाज क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, वो हमारा किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सी 5 चीजें, जैसे गैस का निकलना, तापमान का बढ़ना, स्थायी रंग का परिवर्तित होना, अजीब गंध आना, और रोशनी निकलना या आवाज का आना। ये सारी की सारी चीजें हमारे क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही होती हैं। समझ में आई? अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया सब जगह अलग अलग तरीके से होती रहती है। ठीक है, जैसे लेकिन अगर, क्योंकि हमें तो लिखना है बेटा पेपर में, ठीक है, तो पेपर में अगर हमें लिखना है तो हमें इसकी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़, हमें क्या लिखना है, इसकी डिफिनीशन लिखनी है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं बस। ठीक है,
तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके उनके बीच में रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वो किसी नए उत्पाद को उत्पन्न करेंगे, किसी नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? मतलब हमने दो अभिकारक लिया, दो अभिकारक को आपस में मिलाया, उनके मिलाने से उनके बीच में रासायनिक परिवर्तन हुआ, और वो रासायनिक परिवर्तन ने किसी नए उत्पाद को बनाया, वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, देखो इधर कह रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मतलब अभिकारक पारस्परिक क्रिया करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे, आपस में परिवर्तित हो जाएंगे और किसी नए उत्पाद या नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जिंक है, जिंक की रिएक्शन हमने किससे कराई है, HCl के साथ कराई है। तो यहाँ पे क्या बना है, जिंक क्लोराइड बना है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ये अलग हो गई है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, याद रखना कुछ 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 चीज़ें याद रखना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे लिखा होगा G, या ऑक्सीजन के नीचे लिखा होगा G, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, G का मतलब ये है कि किस में लिया गया है, गैसियस स्टेट में लिया गया है। ठीक है, अगर ऐसे ही किसी कंपाउंड में लिखा है S, तो उसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड किस में लिया गया है, ठोस अवस्था में लिया गया है। अगर ऐसे ही किसी कंपाउंड में लिखा है L, तो इसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड किस में लिया गया है, लिक्विड स्टेट में लिया गया है, मतलब द्रव अवस्था में लिया गया है। ठीक है, और G का मतलब तो मैंने बता दिया, जहां पे G लिखा होगा मतलब इसका मतलब क्या है कि वो यौगिक किस में लिया गया है, गैसियस अवस्था में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर फॉर्म होगा वो किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक, और अगर मान लो एक चीज और, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है AQ। ठीक है, AQ का मतलब होता है एक्वस, क्या होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी यौगिक लिया गया है या जो भी तत्व लिया गया है, वो वाटर के साथ मिला करके या वाटर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक, देखो जैसे यहाँ पे हमने अभी जिंक का एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक लिया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई, जिंक के साथ कराई। अब जब हमने इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई, तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन HCl से या हाइड्रोजन से छूटा, इधर आ गया, जिंक के पास आ गया। क्लोरीन क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन से अलग हुआ, और हाइड्रोजन से अलग होकर के कहाँ आया, जिंक के पास आया, और उसने क्या बनाया, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 बनाया, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था ये अलग हो गया, और इसने क्या बनाया, H2 गैस का निर्माण। समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक ये हमारा क्या था, एक रासायनिक परिवर्तन था। यहाँ पे मैंने कुछ और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, लोहे का जंग लगना। देखो लोहे का जंग लगना जो है, ये थोड़ा बहुत हमारे इस चैप्टर में भी है, जिसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, प्लस इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमें तीसरे चैप्टर में पढ़नी है, जो कि है धातु और अधातुएं। ठीक है, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना मतलब दूध से दही का बनना, ये भी हमारा क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। फल का पकना, जैसे तुमने देखा होगा या बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जब हम किसी फल को खुले एटमॉस्फेयर में, कह सकते हो खुले जगह पे रख देते हैं, तो कुछ बाद वो कैसा होने लगता है, डल होने लगता है। जैसे देखो इधर पहले हमारे पास जो बनाना था, केला था, वो कैसा था, ऐसा था। फिर धीरे 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 जब एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में रहा तो कैसा हो गया, ऐसे हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, फल का पकना। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो आसपास वायुमंडल मौजूद होता है, जो हवा मौजूद होती है, वो हवा क्या करती है, अभिक्रिया करती है दूसरे यौगिकों से, और यौगिकों से अभिक्रिया करके कोई एक नया उत्पाद बना देती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा फल क्या हो जाता है, फल धीरे 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 हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, सिरका बनना। ठीक है, देखो सिरका बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तरीका दिया है, कह रहा है शराब अल्कोहल में बैक्टीरिया मिलाकर उसे सिरका में बदल देते हैं। ठीक है, देखो रासायनिक परिवर्तन जब तुम लोग पढ़ोगे, अभी तो नहीं फिलहाल
आने वाली क्लास में 11th 12th में जब तुम लोग आओगे तुम लोग को पता चलेगा, जैसे विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनाइल हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम विनेगर हमने किससे बनाया है, यहाँ पे विनेगर हमने अल्कोहल से बनाया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तुम सबको, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो इसके बाद हमें समझना पड़ेगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा हमें, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो जब साइंटिस्टों ने, जब वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बना लिया कि भैया ऐसे ऐसे जब दो यौगिक मिलेंगे तो उनके मिलने से एक नया उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब वो नया उत्पाद बन रहा था, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग लिखने बैठते थे, जैसे मान लेता हूँ मैं, अभी पीछे वाला ले लेते हैं। ठीक है, पीछे वाला एग्जाम्पल था हमारे पास, क्या था, पीछे वाला एग्जाम्पल था हमारे पास जिंक। ठीक है, मान लो हमने क्या लिया, जिंक लिया, जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, किसके साथ कराई थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हमने क्या लिया, जिंक लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई। अब जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक के साथ कराई तो यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड। क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। और ये जिंक क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब देखो अगर मैं इस अभिक्रिया को लिखने बैठता हूँ, ये बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ से लिखता तो पहले मैं लिखता जिंक, फिर लिखता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एरो लगाता, फिर लिखता जिंक क्लोराइड, फिर लिखता हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो काफ़ी सारी रिएक्शंस देखो, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी रिएक्शन थी, बट इन रियल लाइफ हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है। ठीक है, अगर मैं उन बड़ी बड़ी रिएक्शंस को लिखने बैठूंगा तो एक पेज तो मेरा रिएक्शन लिखते लिखते चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, हर एक एलिमेंट का सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना शुरू किया। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था, क्या लिखा था, जिंक प्लस HCl, मतलब जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाया, ZnCl2। ठीक है, यहाँ पे 2HCl होगा। ठीक है, और फिर उसने क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक, तो ये हमारा जो था, ये हमारा कितने शॉर्ट में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। बट ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हम छोटे में लिखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा करके एक्सपैंड करके ना लिखने के लिए, बहुत छोटे में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस रासायनिक समीकरण में होता यह है कि कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया तो उसमें भाग लेने वाले उत्पादों, मतलब अभिकारक व उत्पाद, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, जो पदार्थ उस अभिक्रिया में, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो क्या हो, उत्पाद हो। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो क्या हो, उत्पाद हो, उनको उनके सिंबल्स, उनके प्रतीकों के रूप में लिखना। ठीक है, क्या कह रहा है, उनके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब वही बात कि हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है हम उसको कैसे लिखेंगे, उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, मेथेन लिया। ठीक है, मेथेन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ कराई है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, H2O बन रहा है, और ऊष्मा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। तुम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हो यार, जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन का लिया है, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा समझने में आसान होगा। तो ये क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड बना। ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा वाटर बना, पानी बना, प्लस कुछ ऊर्जा क्या हुई, हीट, मतलब ऊर्जा या ऊष्मा क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया, एक सिंबॉलिक फॉर्म में क्या किया, लिख दिया। तो ये हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात। अब जरूरी नहीं है बेटा कि तुम इसी का लिखो, तुम किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे ले लो तुम कार्बन प्लस O2 ले लो, C+O2 ले लो। ठीक है, CO2 ले लो। इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने कार्बन लिया प्लस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड बना। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मौजूद एक या दो ही रिएक्शन या समीकरण ऐसे लिखें। हम हमारे पास केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हम सारी के सारी रिएक्शंस को उनके सिंबल्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। समझ में आई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। ठीक है, अब हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। अब रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद हमारे पास आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ठीक है, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सिंपल से द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिंपल से सिंपल भाषा में समझ। ठीक है, कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट का मास होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया, मान लो मैंने बॉटल ली। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बॉटल लिया। अब अगर मान लो ये बॉटल ले रहा हूँ तो इस बॉटल का कोई मास होगा। ठीक है, पानी पानी है। ठीक है, तुम लोग कहोगे भैया पानी चेंज कर देंगे, कुछ और ले लेते हैं। चलो, ये रिमोट ले लिया। ठीक है, मैंने मान लो मैंने क्या किया, ये रिमोट लिया। अब इस रिमोट का मास जो है ये तो फिक्स है ना, क्या ये चेंज होगा, नहीं ये चेंज हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास जितने भी तत्व होते हैं सबका मास क्या होता है, फिक्स होता है कि इस ऑब्जेक्ट का या इस एलिमेंट का मास इतना ही होगा। ठीक है, अब वैसी बात यार तुम लोगों ने 9 में पहले ही पढ़ रखा होगा कि हमारे पास आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं उन सारे तत्वों का कुछ ना कुछ निश्चित मास होता है। ठीक है, तो अब मेरी बात समझना, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं हमारे पास क्या होता है, अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है। और वो अभिकारक से क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। भैया क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, मतलब प्रोडक्ट बनाता है। ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या फॉर्म करता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब मेरी बात समझना, अगर कोई भी रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं इनका कुछ मास होगा ना, इन दोनों एलिमेंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। अगर इन दोनों एलिमेंट का कोई मास है तो इन दोनों एलिमेंट्स के जुड़ने से, इन दोनों एलिमेंट्स के जुड़ने से जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आ रहा है इसका भी क्या होगा, कुछ मास होगा, होना ही चाहिए भैया। अगर इसका मास नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास मैं जोड़ता हूँ, मतलब दोनों अभिकारक का मास अगर मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ करके एक टोटल मास करता हूँ, तो वो टोटल मास बराबर होना चाहिए हमारे किसके, उत्पाद के आने वाले मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकता हूँ मैं। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया कार्बन। ठीक है, कार्बन की रिएक्शन कराई मैंने O2 के साथ, क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ठो हैं, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। ठीक, तो मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 और O2 का एटॉमिक मास कितना हुआ, 32। देखो कुछ लोग कहोगे भैया यहाँ ऑक्सीजन का तो 16 होता है,
ठीक है। लेकिन आप 32 क्यों लिए हैं? देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, O2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि बेटा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 32। ठीक, अब मेरी बात समझना, O2 से O2 का हुआ 32 और कार्बन कितना हुआ 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 44। ठीक है, तो जो CO2 का मास होगा वो कितना होगा? 44 होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा? 44 आएगा। समझ में आया? तो मतलब भैया यहाँ पे जो अभिकारक का मास है क्या है? यहाँ पे जो अभिकारक का मास है, अभिकारक का द्रव्यमान, वो अभिकारक का द्रव्यमान बेटा बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तभी ये हमारे पास क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और यही हमारा क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है कि भैया हमारे पास जितने भी अभिकारक हैं, उन अभिकारक का एटॉमिक मास या उन अभिकारक का टोटल मास, कुल मास बराबर होगा उत्पाद के मास का। ठीक, प्लस साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक और चीज कहता है कि ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट क्या थी? कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने मिला करके चेंज किया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया। ठीक, अब हमने अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया तो यहाँ पे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना। वही वही परिवर्तन जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा भी होगा, रुको दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं, कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक ये द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। हाँ ठीक है, ये वही लाइन है जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कार्बन और ऑक्सीजन की स्टेट से इसको परिवर्तित किया किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट में। ठीक है, तो जो अभिकारक का मास था वो हमारा किसके बराबर होगा? उत्पाद के मास का। अगर इन दोनों को भी जोड़ दूंगा तो भी कितना आएगा? 44 ही तो आएगा। यहाँ 44 और यहाँ पे CO2 का मास कितना है? 44। तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यही हमारा क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि भैया मास कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बसा के रख लेना बच्चा, कि जब भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में बात होगी, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात होगी, तो उसमें हमेशा हमेशा कोई भी अभिकारक का उत्पाद, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, हमेशा। अब ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो कहता है कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, तो अब यहीं से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, समझना, यहीं से हमारे पास एक बहुत बड़े बड़े या कह सकते बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आया कि जितना मास अभिकारक के पास है उतना ही मास हमारे पास किसके पास होना चाहिए? उत्पाद के पास होना चाहिए, तो तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से संतुलित कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो भी हमारा यही है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सबसे आसान विधि, सबसे आसान या सबसे आसान तरीके। देखो हम लोग के पास या हम लोग के सिलेबस में केवल एक ही तरीका है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो अब इस हिट एंड ट्रायल मेथड में होता क्या है? ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में कह सकते हो हम अभिकारक के जितने भी तत्व हैं, तत्व के अणुओं की संख्या, और उत्पाद के जितने भी तत्व हैं, तत्व के अणुओं की संख्या, दोनों को तब तक बराबर करते हैं जब तक अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर ना हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं? इसको बराबर करते रहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, इसको आज हम लोग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में देखता हूँ, पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि भैया H2 प्लस O2 है, तो भैया क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, ने कहा कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो वाटर बनेगा, पानी बनेगा, जाहिर सी बात है, तो सबको पता होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ क्या है? यहाँ कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना, तभी तो हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड के क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। मतलब इनमें द्रव्यमान बराबर नहीं है, तभी तो हमें इसको संतुलित करना है।
जरा चेक करते हैं फटाक से, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तुम कहोगे भैया यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ इधर ही लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। जरा इधर आ जाओ, इधर देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, आ हा, ऑक्सीजन व यहाँ पे क्या है 1 है। अब तो दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो बराबर है इधर भी और इधर भी, लेकिन ये ऑक्सीजन तो गद्दारी कर दिया, इधर तो 2 है इधर तो 1 है। अब क्या चलेगा, अब कैसे होगा रे। अब मेरी बात समझना, ठीक है। अगर हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अभिकारक बराबर नहीं है उत्पाद के, पहली बात तो जनरली ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आएगा, और बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान समझना, अब हम क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो जाता है तो हम इधर भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लो मुझे इसको 2 करना है, तो मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बढ़ा देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, यही कहोगे ना भैया, अरे यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा। लेकिन 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 एक बात याद रखना बेटा, जैसे ही तुम यहाँ पे H2O2 करोगे तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये पानी नहीं है, ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैरा ऑक्साइड। और जैसे ही तुमने यहाँ पे 2 किया तो तुम्हारा नंबर गया, खत्म, 0, टाटा बाय बाय। समझ में आई मेरी बात। तो ये गलती नहीं करनी है, हमें कंपाउंड को नहीं बदलना है, याद रखना, हमें कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को, मतलब कंपाउंड के अणुओं की संख्या को बढ़ाना है, ना कि कंपाउंड को ही बदल देना है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, H2O था, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम लोग नंबर बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 था, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर हमें अणुओं की संख्या बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे 1 की बजाय क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, 2 कर दूँ तो अणु तो बढ़ जाएंगे ना। लेकिन याद रखना, अगर मान लो कभी मैं ऐसे लिखता हूँ 2H2O, तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो 2 है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी होगा, और यहाँ पे आगे लिखा जाने वाला 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा। मतलब अगर मान लो मैंने 2H2O लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 2H2O में यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, क्या हो गया, हाइड्रोजन 4। मतलब 2H2 तब आएगा जब हम क्या करेंगे, H2 प्लस H2 करेंगे, तब जा करके हमारे पास 2H2 आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2, और 2 और 2 मिल करके टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। अरे बाप रे, हम तो चले थे भैया ऑक्सीजन बराबर करने, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन बढ़ गया। अब लेकिन देखो हाइड्रोजन बढ़ा, लेकिन तुम इधर देखो ना बेटा, यहाँ पे जो 2 लिखा था, ये 2 किसके लिए आया, ऑक्सीजन व के लिए भी तो आया ना। और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 2, वो मतलब ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 2 तो हो गया। तो ऑक्सीजन तो इधर बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर कितना है हमारे पास, इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 ही रह गया। अब मेरी बात समझना, अब तुम कहोगे भैया फिर इधर कुछ बढ़ा घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, समझना मेरी बात। यहाँ पे अगर हम अब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हाइड्रोजन का अणुओं की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उत्पाद की साइज भी बढ़ाएं, हम अभिकारक की तरफ भी तो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं किधर, अभिकारक की ओर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 किया, अब मैंने 2 किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से कितना हो गया, 4। अब जरा देखो, इधर हाइड्रोजन है 4, इधर हाइड्रोजन है 4, इधर ऑक्सीजन है 2, और इधर ऑक्सीजन है 2। तो मतलब ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी, ये हमारी क्या होगी, संतुलित होगी। मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 2,
और यहाँ पे लिखूंगा 2, तो ये हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। समझ में आया? मैं इसको लिख देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 और फिर क्या बनेगा 2H2O बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है पहली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना? समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया N2 प्लस H2 है, यहाँ पे क्या है N2 है, मतलब नाइट्रोजन गैस है। तब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस है प्लस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस है। अब जब इन दोनों को मिला रहा हूँ तो क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। NH3 पता है क्या होता है तुम लोग को? नहीं पता है? मैं बता रहा हूँ ना, NH3 होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया जो होता है बेटा, ये एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये क्या होती है? जहरीली। अगर इसको लंबे समय तक सूंघ लो तो इंसान क्या होगा, निकल लेगा यहाँ से, ठीक है। गुड बाय टाटा बाय बाय हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, NH3। अब हमें क्या करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित करने के लिए देखते हैं, वापस से हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना है। इधर नाइट्रोजन है हमारे पास 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है हमारे पास 2। इधर देखो, इधर 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 नाइट्रोजन कितना है? इधर है नाइट्रोजन भैया 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर है 3। अब तुम कहोगे भैया आप तो फिर हमको फंसा दिए, पिछले वाले क्वेश्चन में तो भैया ऑक्सीजन बराबर नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो कोनो नहीं बराबर है। अभी क्या करें? तो भैया लगाओ ना फिर से दोबारा से वही मेथड कि क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या है, इधर 2 है, इधर क्या है, 1 है। अब अगर मान लो मैं इधर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ा देता हूँ, इधर कर देता हूँ 2, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ाया, इधर क्या हो गया 2। तो मतलब अब यहाँ पे नाइट्रोजन 1 से कितना हो गया भैया, 2 हो गया। लेकिन 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 देखो, इधर इधर आओ, जब हमने 2 बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2H3 हो गया, ठीक है। 2H3 हो गया, मतलब हाइड्रोजन इधर कितना हो जाएगा, H3 का मतलब क्या है, एक H3 और एक और H3। अब हम जानते हैं H3 तब बनेगा जब हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 3, और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 6। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे कितने नहीं होंगे, तो एक काम करना सिंपल सा, ये 2 पकड़ना और इस 3 से मल्टीप्लाई करा देना, बस। 2 3 जा 6, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन ये बताना नहीं किसी को, नहीं बहुत मारूंगा मैं तुम लोग को, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका था, हाइड्रोजन हमारा इधर 2 का 2 ही रह गया, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन को। अब क्या किया जाए, अब इधर उत्पाद पे तो हम कर चुके हैं, अब हम लोग चले आते हैं किस पे, हाइड्रोजन पे चले आते हैं। अब अगर मान लो बच्चा, मान लो अगर यहाँ पे H2 था और इस H2 के आगे मैंने लिख दिया 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हुआ ना। हमारे पास उत्पाद में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 6 6। देखो ना इधर ये क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है ना, 6, ठीक है। अब वैसे ही मुझे यहाँ 6 करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना 3, ठीक। 3 दूना 6, जैसे अभी बताया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस इधर भी और इधर भी हो गया, ठीक है। तो इस मेथड से हमने क्या किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भी क्या किया, बैलेंस किया। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो वापस से भैया वही सब हम पुरानी चीज़ें करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। इधर देखेंगे भैया मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, इधर भैया मैग्नीशियम का 1 अभिकारक है, इधर देखो भैया ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर आ जाओ, इधर भैया मैग्नीशियम का कितना है, इधर मैग्नीशियम का 1 है,
लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में फिर धोखा दे दिया हमको, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैग्नीशियम इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है। अब अगर मान लो मैं अभिकारक की तरफ गया बढ़ाने कि भैया अभिकारक तुम्हारे पास तो 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, 2 ढोल ले लो, तो अगर मान लो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, लेकिन इधर ऑक्सीजन बढ़ा, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो याद रखना, जब भी तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे होगे तो सबसे पहले उधर के ऑक्सीजन या उधर के तत्वों की संख्या को बढ़ाना, इधर के तत्वों की संख्या क्या है, कम है। समझ में आई मेरी बात? जैसे ऑक्सीजन इधर कम है तो मैं ऑक्सीजन को इधर बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब जैसे मैंने बेटा यहाँ 2 लिखा, मैग्नीशियम वह हो गया कितना, 1 से 2, मैग्नीशियम कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी 1 से कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 1 से हो गया 2। अब इधर आ जाओ, इधर ऑक्सीजन बराबर, इधर ऑक्सीजन बराबर, लेकिन ये मैग्नीशियम फिर खराब हो गया। अब मैग्नीशियम इधर 1 हो गया और मैग्नीशियम इधर 2 हो गया। क्या किया जाए, तो फिर इसको बराबर करने के लिए अब हम लोग आ गए अभिकारक की तरफ। अब हमने क्या किया, अभिकारक की तरफ 2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। अब जरा देख लो सारी चीजें, मैग्नीशियम 2 है इधर, इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। समझ में आया? तो इन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जितने भी रासायनिक समीकरण की तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोग के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये मैंने तरीका बताया तुम लोग को। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस का मुझे आंसर चाहिए। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तुम सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर भेजना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि तुम लोग को कितना समझ में आया। ठीक है, तो काम करना कि इसका आंसर लिख करके तुम लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में भेजना। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और जितना हो सके अपनी बुक से, अपनी पुस्तक से, गूगल से, किसी भी सोशल मीडिया कहीं का भी सहारा लेकर के जितना हो सके इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में क्वेश्चंस लगाना। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा क्लास भी ले आऊँगा, जिसमें मैं तुम लोग को कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा। इसकी वजह से तुम लोग को थोड़ा बोर्ड में मदद हो जाएगी। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं, अगर तुम लोग कहोगे, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इतना तुम लोग को करना है। ये तुम लोग का क्या है, ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, HW होमवर्क है तुम लोग का। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने क्वेश्चन करने के लिए छोड़ा था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। फिर हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के आसान विधियां, जिसमें से हमने पढ़ा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। कितनी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की देखी जाती हैं। ठीक है, इसमें से पहली अभिक्रिया आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं हम लोग हैं बेटा। जब कभी कॉपी खोलोगे नहीं तो नाम तो पहली बार ही सुनोगे ना। देखो, अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मान लो 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक आपस में जुड़े, और दोनों अभिकारक के आपस में जुड़ने की वजह से केवल एक सिंगल नया उत्पाद बना। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, 2 अभिकारक थे, 2 अभिकारक के आपस में जुड़ने की वजह से एक सिंगल उत्पाद बना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया? मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक के आपस में जुड़ने की वजह से एक सिंगल, केवल एक उत्पाद बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बनेगा तो फिर वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। समझ में आई मेरी बात? अगर एक उत्पाद से ज़्यादा बन रहा है
तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की कैटेगरी में नहीं आएगी। याद रखना मेरी बात, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हाँ, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ की जगह पे तुम इसको अभिकारक भी लिख सकते हो, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ, यहाँ पदार्थ की जगह तुम उत्पाद कर सकते हो, उत्पाद के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आई मेरी बात? मतलब सिंपल सा हम इतना ही कहेंगे कि भैया बबुआ हमारे पास जितने भी दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक को हमने मिलाया और मिल करके वो केवल एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आई मेरी बात? देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन क्या था? एक तत्व था, कौन सी अवस्था में था? एस लिखा है, मतलब अभी मैंने पीछे बताया कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन के साथ ये किस में है? गैसियस अवस्था में है, मतलब गैस के रूप में है। अब इन दोनों जब जुड़े आपस में तो इन्होंने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड बना तो देखो ये क्या है? केवल एक ही प्रोडक्ट है ना, एक ही उत्पाद है ना, कि इससे ज्यादा कोई उत्पाद नहीं है ना, केवल एक ही उत्पाद है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर। वाटर हमने क्या किया? यहाँ पे गैसेस स्टेट में लिया। ऑक्सीजन हमने क्या लिया? ये भी गैसेस स्टेट में लिया। अब इन दोनों के सॉरी यहाँ में स्प्रिंट हो गया है। इन दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पे क्या बना? H2O बना, जो कि हमारा कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। अगर एक से ज़्यादा बनेगा बच्चा तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। सिंपल भाषा में तुम कहना चाहो तो यही कहोगे कि बेटा जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके केवल और केवल एक ही नए उत्पाद को बनाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना बच्चा, जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्या? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में हमारे पास जब हम किसी दो अभिकारक को मिलाते हैं तो मिल करके केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, मिल करके क्या करते हैं? केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक यौगिक होगा, वो यौगिक किसी भी कारण से, किसी भी रीजन की वजह से टूटेगा और टूट करके दो नए प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात? संयोजन में दो यौगिक जुड़ेगा, एक बनाएगा, और वियोजन में एक यौगिक टूटेगा और दो उत्पाद बनाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़ेगा और दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएगा। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटेगा और टूट करके दो उत्पाद बनाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये हमारा क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। तो क्या हो गया? ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एकल अभिकारक टूटकर, मतलब एक अभिकारक होगा जो कि क्या करेगा? टूटेगा, टूटकर या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। टूटकर दो, हाँ, दो या दो से अधिक उत्पाद क्या करते हैं? बनाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? जैसा मैंने अभी बोला कि अगर मान लो एक अभिकारक है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो टूट करके अगर वो क्या बना रहा है? हमारे पास दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा? वियोजन अभिक्रिया में आएगा। समझ में आई मेरी बात? देखो वियोजन अभिक्रिया मतलब यौगिकों को तोड़ने के तीन रीजन होते हैं। तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? यौगिकों को तोड़ सकते हैं। पहला होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मा के द्वारा हम उसको तोड़ सकते हैं। विद्युत वियोजन, मतलब विद्युत धारा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यौगिकों को तोड़ सकते हैं। तीसरा और लास्ट आता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं? यौगिकों को आपस में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वाह अभी आगे आएगा, अभी बताएंगे। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? हम ऊष्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? ऊष्मा के द्वारा पदार्थ को तोड़ देते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? विद्युत धारा के द्वारा हम क्या करेंगे? विद्युत धारा के द्वारा हम क्या करेंगे? किसी यौगिक को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा।
प्रकाशीय वियोजन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम क्या करते हैं तो, या कह सकते हैं कोई यौगिक दो या तो ज़्यादा पार्ट्स में टूट करके अलग हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, फिर देखो, देखो जैसा कि इन सब का यौगिकों का नाम है, सेम वैसे ही नाम के अकॉर्डिंग ही इनका काम है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा दे करके, ऊष्मा देने पर इनको क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। ठीक है, जैसे वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक यौगिक है जो कि किसी रीजन की वजह से दो उत्पाद बना रहा है खुद को तोड़ करके। ठीक है, खुद को तोड़ करके क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद को बना रहा है। मतलब एक यौगिक दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट रहा है और उत्पाद दो या दो से ज़्यादा बना रहा है, तो हमारा क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में, तो याद रखना जैसे इन सब का नाम है वैसे ही इनका काम है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी यौगिक को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो हमारा किस में आएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में आएगा। देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। कह रहा है जब किसी पदार्थ को की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे और उस ऊष्मा की वजह से वो पदार्थ दो या दो से ज़्यादा अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक चीज़ें? फिर हम लोग आते हैं किस पे, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, एक अभिकारक या को दो या दो से अधिक पार्ट में प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, अब आ जाओ किसमें, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन जैसा कि इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा मतलब करंट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया वापस से, जो मैंने अभी बताया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई भी पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा अधिक पार्ट्स में वो टूट रहा है, टूट करके एक नया उत्पाद बना रहा है, दो या दो से ज़्यादा अधिक उत्पाद बना रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया की, कह रहा वह रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों को विद्युत धारा द्वारा वियोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा के द्वारा क्या कर रहे हैं, किसी दो तत्वों को आपस में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हमारा किस में आएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया में आएगा। समझ में आई मेरी बात? विद्युत वियोजन अभिक्रिया, हाँ, इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ठीक है, CO2 लिया है। अब ये जो इसके पे हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रखा है बच्चा, अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऊष्मा दी। हमने ऊष्मा दी तो ये क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दो पार्ट्स में क्या हो रहा है, बट रहा है, टूट रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 मतलब ऊष्मा के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऊष्मा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड लिया है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम जब ये रिएक्शन कराएंगे तो होगा ये बच्चा कि जो सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर और क्लोराइड दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश की वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जैसे मान लो हमने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग विद्युत अपघटन करा रहे हैं, विद्युत वियोजन करा रहे हैं, मतलब क्या करा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, और करंट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन को दो या दो से ज़्यादा अधिक पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें, बहुत इजी है, बस तुमको क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना है।
ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि यार तुम लोग को इन सब में कोई दिक्कत आ रही होगी, जैसे सब कुछ नाम में ही बसा हुआ है। अब जैसे देख लो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा ही आ रही है, मतलब क्या है, इसमें ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊष्मा का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब तोड़ के दो पार्ट्स, दो उत्पाद बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, मतलब ऊष्मा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ को दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं और दो उत्पाद बन रहा है, या दो से ज्यादा उत्पाद भी बन सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशी में आ जाओ यार, प्रकाशी में क्या है, प्रकाश है। प्रकाश के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पाद में बांट रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसमें आ जाओ विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा द्वारा अलग कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग क्या करना, आप देखो आप लोग यही गलत काम करते हो। आप लोग जब भी पढ़ा करो तो बैठ के नोट्स बनाया करो, ठीक है। जब तक आप लोग नोट्स खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएंगी चीज़, ठीक है। जितना हो सके उतना खुद से लिखा करो, खुद से प्रैक्टिस किया करो, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास सक्रियता श्रेणी, ठीक है। क्या आता है, सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज़, और सक्रियता श्रेणी पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग को सक्रियता श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो बात तो ये, ठीक है। मान लो सपोज करता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है तुम लोग को। तुम हो अपना नाम ले लो, ठीक है, मुझे अपना नाम ले लो, ठीक है। सपोज करो तुम अपने स्कूल में गए, ठीक है। तुम या तो अपने स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के होगे, या तो अपनी क्लास के सबसे, या एक एवरेज लड़के हो, ठीक है। अब तुम गए, तुम देखे कि तुम्हारी रेगुलर सीट पे जहाँ तुम बैठते हो वहाँ पे आज कोई और बैठा है। फिर तुमको लगी झल, तुमको लगा गुस्सा, ने क्या किया, गया उसके पास, बोले कि ए हट जाओ यहाँ से, हटो, यहाँ मैं बैठूंगा, हटो यहाँ से, ठीक है। तुम गया हो, तुमने उससे ये बोला, फिर वो भी खड़ा हो गया, देखा जो चौड़ा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, ये वो ये ढोले सोले 16 का ढोला उसका, देख के तुम डर गए। अब जब तुम डर गए, क्या करोगे, चले जाओगे वहां से, बैठोगे तुम, अरे यार ये मार देगा एक ठो हाथ, तभी मैं यहीं चित्त हो जाऊंगा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो तुम एक हट्टे कट्टे ताकतवर हो और वो कमजोर हुआ, तुम उसको मार के भगा दोगे ना। सेम वैसी ही चीजें हम 10 श्रेणी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तत्व कितना ताकतवर है, समझ में आई मेरी बात। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में, तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट कितना ज़्यादा ताकतवर है, और उससे कम ताकतवर कौन सा एलिमेंट है, इसकी हम लोगों ने एक सीरीज बना रखी है, ठीक है। हम लोगों ने नहीं बना रखी, मतलब बुक वालों ने बना रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की क्या होती है, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेशियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय एलिमेंट होता है, तभी ये सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। फिर पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आता है कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन मतलब Fe, फिर टिन Sb, फिर इसको बोलते हैं लेड Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और फिर पोटेशियम, ठीक है, प्लैटिनियम सॉरी Pt। पोटेशियम तो ऊपर था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास सक्रियता श्रेणी के तत्व होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि जो तत्व जितना सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्या है, सक्रिय, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, ताकतवर तत्व है। मतलब पोटेशियम क्या हो गया भैया, ये सबसे ज्यादा ताकतवर तत्व है। अगर इसके पास कोई तत्व आएगा तो ये क्या करेगा, उस तत्व को मार पीट करके कोने फेंक देगा कि भैया तुम हटो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, ठीक है। फिर इससे कमजोर कौन है, थोड़ा सा ताकतवर, तो ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये पोटेशियम से क्या है, थोड़ा सा कम ताकतवर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सोडियम है। फिर सोडियम के बाद आता है बचुआ हमारा कैल्शियम,
कैल्शियम क्या है, वो सोडियम से भी थोड़ा कमज़ोर है। फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक सीरीज है जो कि बताता है कि ये तत्व सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद फिर ये है, फिर उसके बाद ये तत्व है, फिर उसके बाद ये तत्व है, फिर उसके बाद ये तत्व है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताने का काम करता है कौन, हमारी सक्रियता श्रेणी। समझ में आई मेरी बात? तो सक्रियता श्रेणी है क्या, ये एक धातुओं की सूची होती है, ये हमें जनरली यही बताती है कि जो भी हमारे पास तत्व है उसमें से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व सबसे पहले परिवर्तित हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करने के लिए कौन सा तत्व हमारा अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना देगा। समझ में आई मेरी बात? मतलब कोई एक तत्व जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। अगर वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कर रहा है तो जल्दी रिएक्शन करने के बाद भी एक नया उत्पाद बनाएगा जल्दी, एज़ कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। दूसरे तत्वों की तुलना में ये सक्रिय तत्व जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले स्ट्रॉन्ग तत्व बना देगा। नहीं मेरी बात? तो ये होती है हमारी सक्रियता श्रेणी। लेकिन देखो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, तुम लोग को सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ेगा, ठीक है, के अलावा हमारे पास कोई, ठीक, तो तुम्हें एक सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर ऊपर से पोटेशियम जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे एक्टिविटी क्या होती है या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, घटती चली जाती है। नहीं मेरी बात? तो ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे देख ही लेते एग्जाम्पल क्या ही है। जैसे मान लो मैंने लिया 2 पोटेशियम, ठीक है, अब इस पोटेशियम की रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, 2 NaCl के साथ कराया। ठीक है, अब जब मैंने NaCl के साथ कराया तो अब देखो पोटेशियम एक जगह बैठा हुआ है, सोडियम आ गया, वही वही अभी अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने तुम लोग को बताया ना कि बेटा तुम क्या हो, थोड़ा सा कम कमजोर हो और कोई एक ताकतवर आकर के क्या हो गया, तुम्हारी सीट पे बैठ गया है। अब ताकतवर को या तो तुम हटाने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर हो या तो उससे कमजोर हो, अगर तुम कमजोर हो तो वहां से चले जाओगे। तो सोडियम यहाँ पे क्या पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सोडियम कमजोर है ना, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के बाद आता है और पोटेशियम क्या है, ऊपर है, पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है, तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को लात मार के यहाँ से निकाल देगा और क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और पोटेशियम जा करके सोडियम की जगह पे बैठ जाएगा, तो बनाएगा 2KCl, मतलब बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। और तो और इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे सक्रियता श्रेणी का अपने आस आने वाली रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक चीजें? तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो सक्रियता श्रेणी मैंने पढ़ाई इसलिए ताकि मैं तुम लोग को बता सकूं क्या विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चा किसकी, सक्रियता श्रेणी की। ठीक है, देखो कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील हाईली रिएक्टिव, मतलब जो अभी हमने पीछे तत्व पढ़ा, तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर हटा देता है और खुद उस स्थान पर चला जाता है, क्या कर सकते खुद उसकी स्थान की जगह पर ले लेता है या खुद उसके स्थान की जगह पर चला जाता है। ठीक है, तो मेरी बात समझना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि बेटा जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी जगह से हटा करके खुद को उसकी जगह पर बैठा देगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास पीछे हुआ ना, इसमें 2K+NaCl वाले कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, पोटेशियम ने क्या किया, सोडियम को भगाया क्योंकि ये क्या था, सबसे ज़्यादा क्रियाशील था। फिर उससे कम क्रियाशील कौन था, सोडियम,
इसीलिए पोटेशियम ने क्या किया, मारा पीटा किसको, सोडियम को मारा पीटा, और सोडियम को मार पीट करके क्या कर दिया, यहाँ से भगा दिया, खुद जा करके सोडियम की जगह पर बैठ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ एक तरीके का। ठीक है, तो देखो सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया बेटा, सिंपल सा इतना है कि जब भी कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को मार पीट करके हटा देगा उसको उसकी जगह से, और खुद जा करके वहां पे बैठ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक, अगर ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक की सक्रियता श्रेणी क्या, जिंक की सक्रियता श्रेणी ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, चलो जरा पीछे चल के देख लेते हैं, दिखा देता हूं मैं तुम लोग को। हाँ, हम लोगों ने क्या लिया, जिंक लिया ना, कॉपर लिया। अब देखते हैं, चलो ठीक है, अब देखते हैं कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है। ठीक है, कॉपर Cu, और जिंक कहाँ है, जिंक 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 यहाँ है। अब तुम लोग खुद बताओ किसकी सक्रियता श्रेणी ज्यादा होगी बेटा, जिंक की होगी ना, क्योंकि जिंक क्या है, ऊपर है, और हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, तो देखो वापस से, यहाँ पे क्या था, जिंक इसकी क्या थी, सक्रियता श्रेणी ज्यादा थी, अभी मैंने दिखाया वो पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, और कॉपर की क्या है, कम है, तो जिंक ने क्या किया, जिंक गया कॉपर के पास, कॉपर को लात मार के यहाँ से निकाल दिया, कहा कि भैया निकल लो तुम यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। खुद जा करके सल्फेट के साथ, SO4 के साथ बॉन्ड बना करके क्या बनाता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ में आई मेरी बात, यहाँ पे समझ में आया कैसे हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी का इस्तेमाल किया इस चीज़ को, किस अभिक्रिया के लिए, विस्थापन अभिक्रिया के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, आयरन का और कॉपर का। ठीक है, देखो आयरन जो होता है वो जिंक से भी पहले आता है। ठीक है, आयरन क्या है, वो जिंक से भी पहले आता है, तो ये ज़्यादा होगा, हाईली एक्टिव होगा, और ये क्या होगा, कम हाईली एक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कॉपर के पास, और कॉपर को फिर यहाँ से क्या करेगा, भगा देगा, और जब ये रिएक्शन या ये अभिक्रिया होगी तो कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, और आयरन जा करके SO4 के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा FeSO4। समझ में आई मेरी बात यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को विस्थापन अभिक्रिया में? अगर कोई डाउट आता है तुम लोग को तो तुम लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, तुम लोग उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी तुम लोग की समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं कि इस पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, विस्थापन अभिक्रिया में हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें परिवर्तित होंगी वो किस रीजन पे परिवर्तित होंगी, वो होंगी आयनों का आदान प्रदान पे। आयनों के आदान प्रदान का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करने का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वही जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है, वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट पे ही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, वर्क होगी, या द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या करेगी, काम करेगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो कहती क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या होता क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया में? देखो जरा, अगर इधर तुम थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक स्लाइड में लगा रखा है। विस्थापन अभिक्रिया में जरा तुम देखोगे तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा था, जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा था। क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था।
किसको विस्थापित कर रहा था बच्चा? कॉपर को विस्थापित कर रहा था। जिंक किसको विस्थापित कर रहा था? कॉपर को विस्थापित कर रहा था। कॉपर को विस्थापित किया तो कॉपर क्या हुआ, यहाँ से बाहर चला गया। लेकिन ये जो जिंक था, ये जिंक वहां जाकर के जुड़ गया। ठीक, अब अगर मान लो जिंक वहां जाकर के जुड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिमेंट विस्थापित हुआ ना, एक तत्व अपनी जगह छोड़ करके किसी और जगह गया और किसी और तत्व के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक तत्व विस्थापित हुआ। लेकिन जब मैं बात करूंगा इधर द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो याद रखना यहाँ पे एक तत्व नहीं, यहाँ पे दो के दोनों तत्व ही क्या करेंगे, अपनी जगह बदल लेंगे। इस वजह से ताकि उनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, इस वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे होंगे, इस वजह से वो क्या करेंगे, आपस में अपनी जगह को परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों यौगिक के आयन आपस में अपनी जगह बदल लेते। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह आपस में बदलते हैं। ठीक है, बदलने की वजह से ही यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया जाता है। कैसे बदलते हैं मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, Na2SO4 लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Na2SO4 लिया है। किस में है, एक्वस स्टेट में है। मैंने बताया था एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो Na2SO4 है उसको किस तरीके से लिया गया है, उसको वाटर में मिक्स करके यूज़ किया जा रहा है। फिर हमने क्या लिया है, बैरियम क्लोराइड लिया है। और जब हमने इसकी रिएक्शन कराई है तो बाय प्रोडक्ट में तुम देखोगे तो ये बैरियम जाकर के जुड़ा है किसके पास, SO4 के पास जाके जुड़ा है। किसके पास जाके जुड़ा है, SO4 के पास जाके जुड़ा है। ठीक है, बैरियम किसके पास जाके जुड़ा है, SO4 के साथ जाके जुड़ा है। तो क्या बनाया है, बैरियम सल्फेट। ठीक है, क्या बनाया इसने, बैरियम सल्फेट बनाया। और ये जो बैरियम सल्फेट था ये क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। सेटल डाउन का मतलब पता है तुम लोग को, सेटल डाउन का मतलब नहीं पता, अरे कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। सेटल डाउन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन के दौरान कुछ यौगिक नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ कंपाउंड्स, कुछ द्रव, कुछ मैटर, कुछ पदार्थ क्या होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया में नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है सेटल डाउन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब बैरियम SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है बेटा, तो वो नीचे की ओर बैठ जा रहा है उस रासायनिक अभिक्रिया में। समझ में आई मेरी बात। और इधर है जो Na2, ये जो Na2 है वो जा रहा है किसके पास, क्लोरीन के पास, और बना रहा है Na2 2NaCl, या कह सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, मतलब सॉल्ट बना रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे बैरियम ने गद्दारी की किसके साथ, क्लोरीन के साथ गद्दारी की। अगर हम देखें तो बैरियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ गद्दारी की। बैरियम ने क्लोरीन के साथ गद्दारी की, इसके साथ नाता तोड़ा। ठीक है, और चला गया किसके पास, SO4 के पास, BSO4 के पास। तो क्लोरीन ने क्या कहा, क्लोरीन ने कहा कि बस बे गद्दारी गद्दारी कर बे हमारे साथ। ठीक, तो फिर क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने Na2 के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया, 2NaCl बना दिया। मतलब यहाँ पे कोई भी तत्व अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो तत्व अलग हो रहा है वो दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, ठीक है, जैसे हम लोग जब भी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया में याद रखना जितनी भी विस्थापन अभिक्रिया होंगी वो ज़्यादातर धातुओं और अधातुओं के बीच में होंगी और जलीय विलयनों में होंगी। मतलब ये जो कंपाउंड्स लिए जाएंगे ये सब एक्वस कंपाउंड होंगे। ठीक है, एक्वस कंपाउंड होंगे और साथ ही साथ इनकी अभिक्रिया हमेशा एक मेटल मतलब एक धातु और एक नॉन मेटल मतलब अधातु के बीच में होगी। तो ये हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूंगा इसकी द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है। ये अभिक्रिया दोनों धातुओं के बीच में भी हो सकती है और दोनों अधातुओं के बीच में भी हो सकती है, धातु और अधातु के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, थोड़ा सा इधर कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी। कह रहा है कई बार
इस प्रक्रिया में मतलब कई बार जब भी कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही होती है तो एक अघुलनशील ठोस मतलब कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे सॉलिड बनते हैं जो कि उस कंपाउंड में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं हो पा रहे होते हैं, अवक्षेप बनता है जिसे अवक्षेप अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखो बेटा एक्चुअली में होता ये है, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमारे पास बनता है एक उत्पाद, ठीक है। अब अगर उत्पाद बन रहा है वो सॉलिड है, ठोस है, या वो कोई अमलगम है, ठीक है, क्योंकि अमलगम भी क्या होता है नीचे की ओर बैठ जाता है, वो अमलगम है या कोई कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में बन रहा है तो वो नीचे की ओर धीरे 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 क्या होगा, सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर वो यौगिक नीचे की ओर बैठ जा रहा होता है तो हम उसे हिंदी भाषा में बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। मतलब ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी उत्पाद अगर उस अभिक्रिया में नीचे की ओर बैठ जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं अवक्षेप, और ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सबको, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बेटा तुम लोग पूछ सकते हो बेझिझक, कमेंट बॉक्स तुम लोग के लिए खुला हुआ है। और अगर यहाँ तक आए हो और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी इस जर्नी में, इस बोर्ड पेपर की जर्नी में हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन कर सके, ठीक है। तो आगे हमारे पास रिएक्शन आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। मैं जानते हो मैं तुम लोग को हमेशा नाम के अकॉर्डिंग रिएक्शंस बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे तुम लोग को पेपर में अगर नाम आए, रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई रट्टा वट्टा नहीं मारेगा। जैसे कि नाम ये होता है कि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो मैंने क्या बताया, ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा हम क्या करेंगे, उसमें वियोजन करेंगे। विद्युत वियोजन अभिक्रिया मतलब हम उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा के द्वारा वियोजन करेंगे। प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या हो रहा है, यौगिकों का वियोजन हो रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे ऊष्मा शोषी में भी होगा। मैं बताता हूँ तुम लोग को, शोषी का मतलब है शोषण, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है। शोषी का मतलब क्या है, ये लिखा है, सॉरी, शोषी का मतलब क्या है, ये जो शोषी है इसका मतलब क्या है, शोषण, शोषण हो रहा है। और इसके आगे क्या लिखा है, ऊष्मा लिखा है, मतलब शोषण हो रहा है, किसका हो रहा है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे शोषण हो रहा है, किसका हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा जब बंधन ऊर्जा में, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित हो रही होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो जो रासायनिक परिवर्तन कंडक्ट हो रहा होता है, मतलब जो रासायनिक परिवर्तित हो रही होती चीज़ें, मतलब अभिकारक से उत्पाद की ओर बन रही होती हैं, तो जब अभिकारक से उत्पाद की तरफ चीज़ें बनती हैं तो हमें चाहिए होता है ऊष्मा। क्या चाहिए होता है, ऊष्मा चाहिए होता है, ठीक है। वो ऊष्मा, समझना मेरी बात, वो ऊष्मा का ये तत्व, इनके जो अभिकारक के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से उत्पाद बनाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमें मिल नहीं पाती है। समझ में आई मेरी बात, मतलब अभिकारक से उत्पाद जब बन रहा होगा तो अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट की ऊर्जा इनके अभिकारक अपने अंदर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इस अभिक्रिया में ऊर्जा की कमी हो जाती है। और यही रीज़न होता है कि इनकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में हमें बाहर से हीट देने की या ऊष्मा देने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब तुम कह सकते हो इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि जितनी भी अभिक्रियाओं में हम बाहर से ऊष्मा देते हैं उनमें उनके अभिकारक कुछ अमाउंट में ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी अभिक्रियाएं एक तरीके से क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाओं में
ऊष्मीय ऊर्जा बंधन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मैंने जैसा अभी तुम लोग को बताया कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इन क्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर इनके अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहे हैं तो इन अभिक्रियाओं के दौरान हमारे आसपास का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर यहाँ तक चीजें? ठीक है, बहुत आसान और बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, चाहूँ तो बहुत टिपिकल भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना टिपिकल तुम लोग को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझ लो। और बहुत बहुत कम टॉपिक्स ही हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, मुश्किल से 2 3 4 टॉपिक और बचे होंगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, CO2 प्लस H2O लिया है। ठीक है, ये हमारा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मेरी बात समझना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हेल करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को क्या करना होता है भैया, ग्लूकोज बनाना होता है खाना खाने के लिए। तो हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्यों एनर्जी मिलती है? क्योंकि हमारी बॉडी उस फूड को कन्वर्ट करती है किसमें, ग्लूकोज में, तब तो हमें एनर्जी मिलती है। सेम वैसे ही इस कंपाउंड में भी होगा बेटा, और इस रिएक्शन में भी होगा। जो प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास के, वो प्लांट्स भी यही काम करते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको अपने अंदर अवशोषित करते हैं, प्लस वाटर के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, उन्हें एज अ एनर्जी देने के फॉर्म में, या कह सकते हो एज अ फूड की तरीके से काम करता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक टाइप की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। ठीक है, जैसा मैंने अभी तुम लोग को बताया था, शोषी का मतलब क्या था, शोषण। और शोषण किसका हो रहा था, ऊष्मा का हो रहा था, क्योंकि इसके नाम क्या क्या था, ऊष्मा। तो शोषण किसका हो रहा था, इसमें ऊष्मा का हो रहा था। लेकिन जब हम लोग ऊष्मा क्षेपी की बात करेंगे, तो क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है? क्षेपी का मतलब क्या है, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन हो रहा है, किसका उत्सर्जन होगा बेटा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम किसी अभिकारक को मिलाते हैं, और अभिकारक के मिलने से, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक के आपस में मिलने से उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, या जो उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, ड्यूरिंग प्रोडक्ट बनते टाइम या प्रोडक्ट बनने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब उन जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित कर रहा होगा, तो वो ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज करेगा, निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, और हमारे आसपास का जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। देखते हैं, कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा, मतलब ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसा मैंने तुम लोग को बताया अभी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, ना कि अवशोषण। शोषण किसमें होगा, ऊष्मा शोषी में शोषण होगा। उत्सर्जन होगा किसमें, ऊष्मा क्षेपी में होगा। ठीक है, फिर कह रहा है इस कारण अभिक्रियाएं वाले बर्तन आसपास का तापमान बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने अभी तुम लोग को बताया कि जब भी हमारे पास ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है तो हमारे आसपास का तापमान बढ़ जाता है, और जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है तो आसपास का तापमान घट जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा शोषी में वो ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, मतलब ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से ऊष्मा की कमी हो जाती है और तापमान गिर जाता है। बट ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ये ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, और ऊष्मा का जब उत्सर्जन होता है तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और तापमान भी हमारे आसपास का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तुम लोग को, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, देखो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग खाना खाते हैं,
खाना खाते हैं तो फूड क्या करता है, फूड उस एनर्जी स्टोर करता है। अब अगर वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, तो एनर्जी को स्टोर करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो जो खाना हम लोग खाते हैं वो स्टोर होता है किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिल करके रिएक्शन करता है। हाँ, समझ में आया? मतलब हम जो सांस ले रहे हुए हैं, पर सेकेंड हम जो सांस ले रहे हैं, या जितनी भी हम सांसें ले रहे हैं, वो हर एक सांस हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आई मेरी बात? मतलब जब हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर किया, मतलब हमने जब ऑक्सीजन इनहेल किया वो हमारी बॉडी में एंटर किया। अब हमारी बॉडी में जो एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर था, उसने क्या किया? उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया। अब जब उसने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया, तो उसने क्या बनाया? सबसे पहले बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद। कैसे बनना कार्बन डाइऑक्साइड? इस तरीके से बना, क्योंकि हमारी बॉडी का ग्लूकोज क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसने क्या बनाया? वाटर फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? वाटर फॉर्म किया। और वाटर के साथ साथ यहाँ पे क्या आता है? ऊर्जा। ठीक है, मतलब जो हमें एनर्जी मिल रही होती है वो इन्हीं सारे प्रोसेस से मिलती है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं, या मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझा रहा हूँ बोल बोल के, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? मतलब मैं जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ रहा है, और ग्लूकोज को तोड़ करके उससे हमारे पास क्या बना के दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है? वाटर बना के दे रहा है। और क्या बना के दे रहा है? ऊर्जा बना के दे रहा है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी हमारी बॉडी में ऊर्जा बनती है वो हमेशा बनती है एटीपी के फॉर्म में। किसमें फॉर्म बनती है? ठीक है, किसके फॉर्म में बनेगी? एटीपी के एटीपी के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, किसके फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, याद रखना ये सब बातें। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। बायोलॉजी में पढ़ोगे, या कह सकते हो अभी कुछ चैप्टर्स में और आगे पढ़ेंगे तो काम आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्लियर है आप सभी को? तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बाद आता है हमारे पास उपचयन और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन क्या होता है? अब ये किसी का नाम ले लिया, भैया ये सब क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो हमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। देखो, समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, और उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो भी वो क्या होगा? उपचयन या ऑक्सीकरण बोलेंगे। देखो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, दो नाम। ऑक्सीकरण को हम लोग दो नाम से जानते हैं, उपचयन और ऑक्सीकरण। उपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और उपचयन। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीकरण या अपचयन बोल सकते हैं। या तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन निकले, तो भी वो हमारा क्या है? ऑक्सीकरण या अपचयन है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो भी वो हमारा क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन है। ठीक है, मतलब अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन घट रहा है, निकल रहा है, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या आएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीकरण है। दूसरा देखो, कॉपर क्या है? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये भी हमारा क्या है? ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इधर आ जाओ, इधर। ये तीसरी वाली रिएक्शन देखो जरा। इसमें क्या है? H2S और Cl2 है। ठीक है, H यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, सॉरी, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से S तक जाते जाते, ठीक है, H2S यहाँ से जाते जाते S तक जब जाएगा, तो यहाँ तक जाते जाते यहाँ पे आके हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? रिमूव हो जा रहा है।
यहाँ से H2S में से यहाँ तक आते आते सल्फर तक आते आते यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ H2S था, H2S से इधर उत्पाद तक आते आते सल्फर के पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, बाहर चला गया। अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, तो भी एक इसमें आएगा उपचयन या ऑक्सीकरण में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कंडीशन होती है। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलने के बाद या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ भी हो रही होगी तो वो भी हमारा किस में आएगा, वो भी हमारा आएगा बेटा ऑक्सीकरण में आएगा। समझ में आई मेरी बात? अब हम लोग आते हैं अपचयन में। किस में आते हैं हम लोग? अपचयन में आते हैं। ठीक है, अपचयन में जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीकरण में याद रखना ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसमें, रिडक्शन में हो जाएगा। अपचयन में इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था तो इसमें क्या होगा, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा सही कर लेना, त्याग की जगह ग्रहण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इधर देखो, यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन कर रहा था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो क्या बना रहा था, देखो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दूसरी वाली रिएक्शन में तो क्या है, यहाँ पे C2H4, C2H4 को क्या बोलते हैं हम लोग, C2H4 को क्या बोलते हैं, C2H4 आप लोग के बारे में कि क्या बोला जाता है इसको, इसको हम लोग बोलते हैं एथीन। एथीन, एथीन इसलिए बोलते हैं, जरा अगर मैं इसके पिक्चर बनाता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ फिर, और ये सब चौथे चैप्टर मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है हमारा इथेन। जब हम इथेन में हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, ये बन जाता है इथीन से एथेन। क्या बन जाता है, इथीन से एथेन बन जाता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें डिटेल में जानने का मौका मिलेगा चौथे चैप्टर में। ठीक है, केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने और समझने का मौका मिलने वाला है। समझ में आई मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अपचयन पढ़ा और अपचयन और, अरे नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा ना, अपचयन और उपचयन पढ़ा। हाँ, अपचयन और उपचयन पढ़ा, मेरे को भी कभी कदार कंफ्यूजन हो जाती है अपचयन और उपचयन में। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी बेटा जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही सेम टाइम पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा होगा, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। उसमें एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वहीं इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। वो हमारा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखो, जरा इधर देखो, जरा इधर यहाँ और यहाँ तक आते आते क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ कॉपर ऑक्साइड आते आते क्या हो गया, कॉपर बच गया। ठीक है, तो क्या मुझे बता सकते हो तुम कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हुआ, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। अगर तुम लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन अभी पीछे समझ में आया होगा तो तुम लोग बिल्कुल बता सकते हो। ये भी मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसको भी तुम लोग कमेंट करके मेरे को बताओगे बॉक्स में। ठीक है,
कमेंट करके बॉक्स में मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। ठीक है, बस देखो इतना याद रखो, रिडॉक्स रिएक्शन में सिंपल सा इतना है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोरोजन की। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कोरोजन, संक्षारण। देखो संक्षारण जो है वो भी एक टाइप की रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो भी लोहे होते हैं या लोहे के दरवाजे होते हैं, जो गेट होते हैं, जब वो पानी के कांटेक्ट में या हमारे आसपास जो ऑक्सीजन मौजूद है उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो एक नई रासायनिक अभिक्रिया, मतलब नई नहीं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करके वो एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग, रस्टिंग। ठीक है, जैसे तुम लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरे में हमने एक लगा रखी है जिसमें देखो ये क्या है, ये लोहा क्या है, जंग गया है, मतलब भूरे कलर की इस पे क्या हो गई, एक लेयर चढ़ गई है, परत चढ़ गई है। तो ये हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। ठीक है, रस्टिंग क्या है, सिंपल सा कि देखो जब लोहा आयरन ऑक्सीजन के साथ और प्लस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो बनाता है Fe2O3 डॉट एक्स H2O, एक्स लिखा है यहाँ पे। अब तुम लोग कहोगे भैया ये एक्स क्या होता है। ठीक है, अब ये एक्स क्या है, यहाँ पे बताता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन के या कह सकते हो वाटर के जो मोल हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, मतलब जो पानी है उसके अणुओं की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और जो पानी है उसके अणुओं की संख्या कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु जैसे लोहा को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड जैसे कमजोर यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब या तो ये ऑक्साइड बनाएगा, या तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या तो ये क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। मतलब तीन में से कोई एक चीज, या तो ऑक्साइड, या तो हाइड्राइड, या तो सल्फाइड। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज बन रही है तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कोरेजन हो रहा है। देखो ये तुम लोग को बहुत आसानी से अपने घर में आसपास जगहों पे देखने को मिल जाएगा। अपने घर के दरवाजे पे जो लोहे का गेट लगा होगा, अगर पेंट वेंट नहीं हुआ होगा तो भैया देखने को आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो किसी ऐसी जगह चले जाना जहाँ पे नया नया मकान बन रहा होगा, तुम वहाँ पे इसको बहुत ही आसानी से हो। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि जो भी जरूरी नहीं कोई एक गेट हो उसी पे, या कोई लोहे का कोई भी मटेरियल होगा तो उस पर हमारे पास क्या लग जाएगी, जंग लग सकती है। ठीक है, तो कोरिजन तो हो गया कि कोरिजन कैसे होता है भैया, कि जो लोहा होता है वो हमारे वातावरण में मौजूद नमी और पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जंग बनाता है जो कि भूरे कलर की होती है, और धीरे धीरे जो कि लोहे को क्या करती है, कमजोर करती है और खराब कर देती है। तो इससे बचने के लिए ही बेटा हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लोहे पे हम लोग रेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं या लेड ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं। कुछ कुछ पेंट में लेड ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड दोनों आपस में मिला होता है, उन दोनों मिले हुए को प्राइमर बोलते हैं हम लोग। प्राइमर अगर हम लोग अपनी देशी भाषा में बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्राइमर बोलते हैं। तो प्राइमर से पेंट करते हैं। ठीक है, और प्राइमर से पेंट करने के बाद उसके ऊपर पेंट करते हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ सके और लोहा हमारा लंबे टाइम तक चल सके और जल्दी खराब ना हो। तो ये हमारा क्या होता है, संक्षारण होता है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, बाकी ये तुम लोग को तीसरे चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये रिएक्शन जरूर लिखना अगर पेपर में कोई रीज़न आता है तो। इस रिएक्शन में तुम लोग को मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन से तुम लोग मार्क्स अच्छे खासे गेन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या होता है, फिलहाल मैं बता दूं, विकृत गंधिका हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, विकृत गंधिका क्या होता है, अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ। हमने देखा होगा कि हमारे आसपास जो खाना, क्या कह सकते हो, मम्मी लोग जो खाना वाना बनाती हैं, वो खाना वाना अगर रखा रह जाता है 2-3 तक खुला, वो अजीब सी स्मेल करने लगता है ना। बट अगर यही मान लो हम लोग बाहर से बाहर की दुकान से
कुरकुरे का पैकेट ले आए तो वो तो पता नहीं कब का पैक होता है, वो तो खराब नहीं होता, तो वो कैसे बच जाता है? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिका। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? विकृत गंधिका का मतलब ये होता है कि जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए, मतलब वो कोई एक ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी तेल है या वसा मौजूद है और हम उसको क्या कर रहे हैं, खुले एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो हमारे आसपास की ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसके साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। और अभिक्रिया कौन सी करेगी? अभिक्रिया करेगी ऑक्सीकरण वाली, ठीक है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगी और ऑक्सीकृत कर देगी, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। इससे भोजन का स्वाद और गंध खराब हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। मतलब हमारे आसपास की जो हवा है वो उस खाने से रासायनिक अभिक्रिया करती है और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसमें से अ, वसा और कह सकते हैं तेल उनको निकाल लेती है, ऑक्सीकृत कर देती है, जिसकी वजह से वो खाना स्मेल करने लग जाता है, या कह सकते हो कि वो अलग तरीके से महकने लग जाता है। आई मेरी बात? तो उसी महक को या बासीपन को ही हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिका बोलते हैं। ठीक है, तो चलो, मैंने अभी तुम लोग से पूछा था कि हम लोग जो पैकेट का यूज़ करते हैं वो पैकेट में ऐसा क्या होता है कि वो बहुत जल्दी तक ख़राब नहीं होता? कुछ ना कुछ तो उसमें होता होगा ना ऐसा जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक चल जाता है। तो उसमें होता है बेटा नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मतलब हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं जैसे कुरकुरे चिप्स या जो भी पैकेट्स होते हैं जिसमें फूड स्टोर करके रखी जाती है, उनके अंदर जो एयर भरी जाती है वो भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस फूड को, खाने को ताज़ा रखने में मदद करती है। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वन शॉट या गन शॉट में कह सकते हो इतना ही। इस चैप्टर में या इस क्लास में मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं इतने ही टॉपिक्स तुम्हारे इस चैप्टर में हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इससे ज़्यादा टॉपिक्स तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिलहाल तुम इतने टॉपिक्स अपने कवर करके जाओगे चैप्टर्स को पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, तो तुम लोग बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं तुम सभी बच्चों से, तो तुम लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो या ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो भी अब अपने हर एक चैप्टर्स को एक वन शॉट लेक्चर में पढ़ सके। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय बच्चों।